मेरा नाम आंचल है। हम एक ऐसे माहौल में रहने वाले लोग हैं जहां पर लड़कियों को डरा धमकाकर रखा जाता है। आत्मरक्षा के नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है, मगर लोग नहीं जानते कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, लोग हमारे लिए दिल में भी डर पैदा करते रहते हैं। हम लड़कियों को फुल आज़ादी से जीने की परमिशन क्यों नहीं है? हम लड़कियों के साथ इतनी रोक टोक क्यों की जाती है? हमें खुलकर सांस लेने क्यों नहीं दिया जाता? हमें हमारे हिसाब से ज़िंदगी क्यों नहीं जीने दी जाती? हमें क्यों घर से अकेले निकलने पर मना किया जाता है? हम जब घर पर देर से आते हैं तो हमें क्यों डांट कर डराया धमकाया जाता है कि बेटियों को घर में देर से आने की परमिशन नहीं है? हमें हमारी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने से भी क्यों रोका जाता है? और फिर इन सारी रोक टोक से हम लड़कियां मानसिक रूप से अपनी सुरक्षा के बदले अपनी खुशियों का सौदा कर लेती हैं। ऐसा होना बिल्कुल भी सही नहीं है। लड़कों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े क्यों पहनते हैं? क्यों लड़कों से ये सवाल नहीं किया जाता कि वो रात को देर से घर आते हैं? क्यों लड़कों से ये सवाल नहीं किया जाता कि वो सुनसान सड़क पर अकेले क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारा समाज लड़का और लड़की में भेदभाव करता है। हमारे समाज ने लड़कियों के दिल में हमेशा डर ही पैदा किया है, जबकि लड़कों को उनकी मर्जी के मुताबिक जीने पर उन्हें फुल आज़ादी दी जाती है, जबकि हम लड़कियों से तो हमारी मूलभूत आज़ादी तक छीन ली जाती है। कुछ ऐसे ही मर्द भी होते हैं जो औरतों की हिफाजत नहीं करते, बल्कि उन्हें नोच खाने पर उतर आते हैं। ये मेरी कहानी है, बहुत दुख भरी और दर्द से भरी हुई कहानी, जिसमें हमारे ही रखवाले मेरी इज्जत के सौदागर बन गए थे। मैं उन रखवालों की बात कर रही हूँ जिन पर भरोसा करके लोग उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी कुछ कभी ऐसा हो सकता है। मैंने तो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जिससे अपनी हिफाजत के लिए मदद की भीख मांगने के लिए जा रही हूँ, वही मेरे आरोपी बनेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसे लगी। और अगर आप अपनी कहानी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपनी स्टोरी हमें मेल करें। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और सिर्फ मैं ही थी। मैं जिस कॉलोनी में रहती थी वहाँ के काफ़ी सारे बच्चे मेरे ही स्कूल में पढ़ते थे और मेरे पास ट्यूशन भी लेते थे। उन्हीं में से एक बच्चा जिसकी उम्र 16 साल थी, वो 9th क्लास में पढ़ता था और मेरे पास ये ट्यूशन लेने आता था। वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट था और मेरे सबसे ज़्यादा करीब था। उसने हमेशा हर अच्छे बुरे में मेरा साथ दिया था। क्लास का सबसे होशियार और इंटेलिजेंट बच्चा वही था। उसका नाम सोनू था। सोनू और उसकी फैमिली को मैं काफ़ी टाइम से जानती थी। उसकी माँ की मौत 2 साल पहले हुई थी। उनको अचानक हार्ट अटैक हुआ था और वो इस दुनिया से चल बसी। तब सोनू बहुत ज़्यादा अकेला रह गया था। क्लास में भी बहुत इनोसेंट बना रहता था। वो अपने आप में कुछ डिस्टर्ब सा था। पढ़ाई में भी उसका कोई ध्यान नहीं था। मैं उसको देख देख कर बहुत परेशान होती थी, क्योंकि जब क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा अचानक पढ़ाई से अपना ध्यान हटा ले और उसके मार्क्स भी कम आने लगे तो ज़रूर वो किसी न किसी बात से बहुत डिस्टर्ब होता है। तब से ही मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। मैं उसके साथ टीचर कम बल्कि उसकी फ्रेंड्स बनकर ज़्यादा रहने लगी थी। ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मैंने सोनू को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। सोनू मेरी हर बात मानता था और मेरी बहुत इज्जत किया करता था। फिर कुछ समय के बाद ही सोनू के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। उन्हें लगा कि उनका बेटा अपनी माँ के मर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है और फिर घर में उन दोनों का ध्यान रखने के लिए कोई औरत भी नहीं थी। घर के काम काज भी सोनू के पिता को ही करने पड़ते थे। इसीलिए सोनू के पिता ने उसके लिए दूसरी माँ लाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली थी और इस तरह सोनू की सौतेली माँ घर में आ गई। लेकिन वो अभी तक अपनी सौतेली माँ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। उसे हमेशा से ही अपनी सगी माँ से लगाव रहा था। उसकी सौतेली माँ उस पर रोक टोक भी बहुत किया करती थी। सोनू मुझे अपने घर की हर परेशानी आकर बताया करता था। मैं उसको तसल्ली दिया करती थी, समझाती थी कि अभी तुम्हारे पापा की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं। अभी तुम्हें अपनी मम्मी के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। वो पहले ही तुम्हारी सगी माँ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा की ज़िंदगी में शामिल होने के बाद वो तुम्हारी ज़रूरत का ख्याल रखेगी। यही तुम्हारे लिए बहुत है। मेरी बात सुनकर वो मुझे थोड़ा शांत नज़र आता था। उसकी सौतेली माँ से उसकी कम ही बनती थी। मुझे सोनू पर बहुत तरस आता था। उसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें थी, क्योंकि जो अपनी सगी माँ होती है वो सौतेली माँ नहीं बन सकती। कभी कभी सौतेली माँ सगी माँ बनकर दिखा देती है, मगर सोनू की सौतेली माँ उसके साथ रूखा रूखा सा बिहेवियर रखती थी।
मेरी ज़िंदगी में भी कुछ मुश्किलें कम नहीं थी। मेरी माँ को टीबी की बीमारी थी, जबकि मेरे पिताजी घर में ही रहते थे और मेरी कमाई खा रहे थे। उनका कोई काम धंधा नहीं था। आज मैं स्कूल से जल्दी घर लौट आई थी। जैसे ही घर आकर देखा तो मेरी माँ बुरी तरह से खांस रही थी और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं जैसे ही घर में घुसी तो उनकी हालत देखकर मैं परेशान हो गई थी और मैंने जल्दी से उनको संभाला तो वो मुझे देखकर कहने लगी कि क्या हुआ बेटी, आज बहुत जल्दी घर आ गई हो। मैंने कहा माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी माँ परेशान होते हुए मुझसे पूछने लगी, अच्छा क्या हुआ तुम्हें? माँ ऐसी होती है। मेरी माँ तबीयत के बारे में सुनकर अपनी तबीयत को ही भूल गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा, मैं तो ठीक हूँ माँ, मगर मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने जैसे ही अपनी माँ के हाथों की तरफ देखा तो उन्होंने अपने हाथ में पर्स पकड़ा हुआ था। मैंने माँ से कहा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ जा रही हो? माँ कहने लगी कि बेटी, मैं ज़रा मेडिकल तक जा रही थी अपनी दवाई लेने के लिए। मैंने चौंकते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और उनसे सवाल किया कि दवाई लेने आप क्यों जा रही हो? पापा कहाँ है? मेरी माँ ने अपनी आंखें झुकाते हुए कहा कि तुम्हारे पापा होंगे अपनी महबूबा के पास, और कहाँ हो सकते हैं। हमारे पड़ोस वाले घर में रुचिका आंटी रहती थी। उनके पति की 2 महीने पहले मौत हो गई थी। वो हमारे मोहल्ले में 2 साल पहले ही रहने के लिए आई थी। जब 2 महीने पहले उनके पति की मौत हो गई तो वो घर में अकेली रह गई थी। मेरे माता पिता को उन पर बहुत तरस आता था क्योंकि वो अपने घर में अकेली रहती थी। इसीलिए मेरी माँ ने उनके घर आना जाना शुरू कर दिया। वो भी हमारे घर पर आया करती थी। इसी दौरान उन्होंने मेरे पापा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और फिर इस तरह मेरे पापा भी मौका देखकर उनके घर में चले जाते थे। काफ़ी समय तक तो हम दोनों माँ बेटी को उनके अफेयर के बारे में पता ही नहीं चला था, लेकिन जब पता चला तो हमारे होश उड़ गए थे। उस दिन जब मेरी बीमार माँ अकेले ही अपनी दवाई लेने घर से निकल रही थी और उनकी तबीयत खराब थी, तो उस समय पापा को अपनी पत्नी के पास होना चाहिए था, ना कि रुचिका आंटी के पास। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया था और मैंने मम्मी से कहा था कि आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं फ़ौरन घर से निकली। मुझे मेरी मम्मी आवाज़ लगाती रह गई थी, मगर मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। घर से निकलकर मैं रुचिका आंटी के घर में चली गई। जैसे ही मैंने उनके घर का दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरे पापा रुचिका आंटी के गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। मुझे अचानक उस समय वहाँ देखकर वो दोनों चौंक गए थे। मैंने आगे बढ़ते ही पापा से सवाल किया था, आखिर ये सब क्या हो रहा है पापा? पापा कहने लगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुझे आंखें दिखाने की? चल घर जा, मैं अभी आकर तुझसे बात करता हूँ। मैंने कहा, उधर मम्मी की तबीयत खराब है और इधर आप उन्हें छोड़कर इस घटिया औरत के साथ हो। रुचिका को अचानक मेरी बात पर गुस्सा आ गया था। उन्होंने पापा से कहा, देख रहे हो तुम्हारी बेटी मुझे घटिया कह रही है। पापा मेरे आगे गुस्से से बढ़े और मुझसे कहने लगे कि मैंने तुझसे कहा ना, यहाँ से जा, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। रुचिका आंटी मेरे पापा का हाथ पकड़कर कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं इस समय घर में अकेली हूँ। मैंने कहा, आपको तो सारी जिंदगी अब अकेले ही रहना है। आपके पति इस दुनिया से क्या चले गए? आपने तो दूसरों के पतियों पर नज़र डालनी शुरू कर दी। वो मुझे फटी फटी आंखों से देख रही थी। मेरे पापा का हाथ उसने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। पापा बार बार यही कह रहे थे कि आंचल चली जाए यहाँ से, वरना मेरा हाथ तुझ पर उठ जाएगा। लेकिन मैं उससे पापा का हाथ छुड़वाने में लग गई थी। तभी रुचिका ने मुझे धक्का दे दिया। मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने रुचिका के गाल पर 2-3 थप्पड़ लगा दिए थे, यहाँ तक कि उसके बाल भी खींच लिए थे। पापा मुझे उससे छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। वो बुरी तरह से चीख रही थी और रो रही थी। मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये सब कुछ मैं अब से नहीं, न जाने कब से बर्दाश्त कर रही थी। मेरी बीमार माँ को मेरे पापा ने इस घटिया औरत के लिए छोड़ दिया था। मेरी मम्मी जब आई तो उन्होंने मुझे रुचिका से अलग करवाया और वो कहने लगी कि भगवान के लिए घर चल बेटा, यहाँ कोई तमाशा खड़ा मत करो। पापा ने भी मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई रुचिका जी पर हाथ उठाने की? तू घर चल, मैं वहीं आकर तुझसे पूछता हूँ। मम्मी ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर घर ले आई थी। मैं बहुत रो रही थी और पापा को भी बुरा भला कह रही थी। पापा ने मम्मी से कहा कि समझा ले अपनी बेटी को, वरना तुम दोनों माँ बेटी को इस घर से निकाल दूंगा।
मैंने पापा से कहा, यहाँ से क्यों जाएंगे हम, यह हमारा घर है। अगर आपको उस घटिया औरत के पास जाना है तो आप खुद ही चले जाओ, हमसे कोई वास्ता रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। उस दिन हम बाप बेटी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से ये मामला शांत हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मम्मी का डाइवोर्स करवा कर ही रहूंगी, इसीलिए मैंने कोर्ट के थ्रू पापा को नोटिस भिजवा दिया था, जिस पर पापा बहुत भड़क गए थे और मुझसे कहने लगे कि ये सब क्या है, क्या तू अपनी माँ से मेरा तलाक करवाएगी। मैंने पापा से कहा, जी हाँ, मैं आपका तलाक भी करवाऊंगी और अपनी मम्मी को इंसाफ भी दिलवाऊंगी, बस आप अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहना। सुबह का वक्त था, इसीलिए ये कहकर मैं अपना पर्स उठाकर स्कूल के लिए निकल गई थी। पापा ये बात अच्छी तरह से जानते थे। हम माँ बेटी तलाक में उनसे सब कुछ मांग सकते हैं। मैं चाहती थी कि पापा इसी डर की वजह से रुचिका आंटी को छोड़ दे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पापा इतने पर भी नहीं डरे थे। उनका रुचिका के साथ अभी भी मिलना जुलना चालू था। उस दिन स्कूल से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई तो मुझे नींद आ गई थी। मैं शाम की 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सोती रही थी। उसके बाद मैंने मम्मी के साथ बैठकर खाना खाया। कुछ देर स्कूल का काम करने में बिजी हो गई, तभी अचानक घर के दरवाजे पर बेल बजने लगी। उस समय रात के 10 बज रहे थे। मैं जब दरवाज़ा खोलने गई तो दरवाजे पर एक मर्द और औरत खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि जी आप कौन, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आंचल आप ही हैं, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, क्या हम अंदर आ सकते हैं। मैंने कहा, लेकिन आप लोग हैं कौन। तो उस आदमी ने मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। वो एक पुलिस ऑफिसर था, जबकि वो महिला कांस्टेबल थी। मैंने उन लोगों को घर के अंदर आने की परमिशन दे दी थी। हमारे स्कूल में काफ़ी दिनों से बच्चों की पढ़ाई को लेकर घोटाले चल रहे थे। मैं शहर के बहुत बड़े स्कूल में टीचिंग करती थी। इस स्कूल में जो अमीर घरों के बच्चे होते थे और जिनसे पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी, वो स्कूल के कुछ रिश्वतखोर टीचर्स को रिश्वत देने के बाद अपने बच्चों को अच्छे नंबर से पास करवा लिया करते थे, जबकि जो टैलेंटेड और मेहनती बच्चे थे वो पीछे हो जाते थे। किसी पेरेंट्स ने स्कूल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। बस यही सब कंफर्म करने के लिए ये दोनों पुलिस वाले मेरे घर आए थे। मैं भी जानती थी कि रिश्वत लेने वाले टीचर्स कौन कौन से हैं। उन्होंने मुझे उनके नाम बताया और कहने लगे, क्या सच में ये लोग रिश्वत लेते हैं। मैंने कहा, जी ये तीनों ही टीचर्स रिश्वत लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम, आपको यही बात पुलिस स्टेशन जाकर कंफर्म करानी होगी। आपके सच बोलने से स्कूल के ढेर सारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। मैंने कहा, लेकिन इस समय। तो उन्होंने कहा कि मैडम थोड़ा अर्जेंट है, क्योंकि स्कूल के 2 टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। उनको अरेस्ट करने का हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम आपको गवाह बनाकर यहाँ से ले जा रहे हैं, ताकि तीसरे का नाम भी आप बता दो और इन तीनों को सज़ा मिल सके। अभी वो पुलिस वाले मुझसे बातें ही कर रहे थे कि इतनी देर में मेरी मम्मी कमरे से बाहर आ गई और कहने लगी कि आंचल बेटा, कौन आया है। मैंने उन लोगों को बताया कि मम्मी, ये पुलिस वाले हैं, इन लोगों ने स्कूल के 2 रिश्वतखोर टीचर्स को अरेस्ट कर लिया है और मुझे बयान लेने के लिए पुलिस स्टेशन अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। मेरी मम्मी कहने लगी, अच्छा तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं मम्मी, आप आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर की चाबी ले जाती हूँ। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा कि मैडम जल्दी कीजिए, हमें देर हो रही है। इस तरह जल्दबाजी करते हुए वो लोग मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आए थे। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद महिला कांस्टेबल ने मुझे एक छोटे से कमरे में बैठने के लिए कहा था और कहने लगी कि आप यहाँ बैठिए, सर अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, वो पेट्रोलिंग के लिए गए हैं। मैंने कहा, मुझे यहाँ बुलाकर वो पेट्रोलिंग के लिए चले गए। वो महिला कांस्टेबल कहने लगी कि मैडम आप यहाँ बैठकर थोड़ी देर वेट कीजिए, बस सर आते ही होंगे। मैं वहीं पर रखी हुई बेंच पर बैठ गई थी। काफ़ी टाइम हो गया था, कोई नहीं आया और रात भी काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैं बेंच पर लेट गई थी और लेटे लेटे मुझे नींद आने लगी थी। बेंच छोटी थी, मैं उस पर ठीक से लेट नहीं पा रही थी, इसलिए मैं ज़मीन पर अपना दुपट्टा बिछाकर उस पर लेट गई। फिर न जाने वो रात का कौन सा समय था जब अचानक मुझे अपने पैरों पर गुदगुदी सी महसूस हुई। मैं घबराकर उठ गई थी और मैंने जैसे ही नज़र उठाकर देखा तो वही पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद था जो मुझे मेरे घर से लेकर आया था। मैंने कहा, सर आप ये क्या कर रहे हो। वो मुझे अजीब अजीब तरह से घूर रहा था और मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। मैं चिल्लाने लगी मगर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। वो पुलिस इंस्पेक्टर बार बार मेरे करीब आ रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। मैं समझ गई थी कि वो मुझसे क्या चाहता है और वो मेरे क्यों करीब आ रहा है, और फिर उसने मेरी इज्जत ख़राब कर दी थी।
मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अभी मैं ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि उसके बाद एक और पुलिस इंस्पेक्टर आ गया और उसने भी मेरे साथ वही सब कुछ किया। फिर तीसरा आदमी आया और उसने भी मेरे साथ गलत काम किया। मैं इन तीनों से बचना चाहती थी। इन लोगों से बचने के लिए मैंने कई बार उठने की कोशिश की थी, मगर इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मुझे इतना मजबूर और इतना ज़ख्मी कर दिया कि मैं उठने के काबिल भी नहीं रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये आज की रात मेरे लिए इतनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं बेहोश हो गई थी और सुबह को जब मुझे होश आया तो मैं बुरी हालत में ही पुलिस स्टेशन से चलती हुई वहाँ से निकल आई थी। मगर अजीब बात ये थी कि मुझे ना तो किसी ने सहारा दिया था और ना ही कोई मेरी मदद के लिए आया था। मैं नहीं जानती थी कि ये वर्दी वाले लोग जिन्हें हम अपना रखवाला समझते हैं, यही हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। मैं बुरी तरह से रो रही थी और रोते हुए अपने घर आई। मेरी मम्मी ने जब मेरी इतनी ख़राब हालत देखी तो वो रोते हुए मुझसे पूछने लगी कि बेटी, तुझे क्या हुआ है? तेरी ऐसी हालत किसने कर दी? बता मुझे। फिर मैंने रोते हुए अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया था। मेरी मम्मी भी बिलख बिलख कर रोने लगी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इन लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी, इसलिए मैं अपने ही शहर के दूसरे थाने में चली गई थी और वहां जाकर मैंने इन तीनों पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस इंस्पेक्टर को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा था कि वो तीनों पुलिस इंस्पेक्टर तो बहुत ईमानदार है, भला वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा ही किया है। वो लोग झूठ बोलकर मुझे मेरे घर से ले आए थे और फिर वहाँ जाने के बाद सारी रात मेरे साथ। ये कहकर मैं रोने लगी थी। मैंने हाथ जोड़कर पुलिस इंस्पेक्टर से कहा था कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपने आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने अपनी वर्दी का गलत फ़ायदा उठाते हुए मेरे साथ ये सब कुछ किया। कल को वो शहर की किसी भी लड़की के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने इस बात का एक्शन लिया था और इन तीनों से पूछताछ की थी। उन तीनों ने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि हमने इस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया। अगर आप लोग चाहें तो इस लड़की का मेडिकल करवा सकते हो और मेडिकल में ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि हमने इसके साथ कुछ गलत किया है। हमने इसे पुलिस स्टेशन बात करने के लिए बुलाया ज़रूर था, लेकिन 1 घंटे के बाद ही हमने इसे अपने पुलिस स्टेशन से भेज दिया था। क्या पता इसने सारी रात कहाँ गुजारी और ये सुबह अपने घर पहुंची। ये हम पर इल्ज़ाम लगा रही है। इसके साथ ज़रूर किसी और ने ये सब किया है और ये हमें ही फंसाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मेरा मेडिकल करवाया। मुझे भी तसल्ली थी कि मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि इन तीनों ने मेरे साथ गलत काम किया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। इन लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया था। मगर हैरान तो मैं तब हुई थी जब मेडिकल रिपोर्ट आई थी। मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया गया था। मैं गहरी सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे साथ तो इन लोगों ने गलत किया है, तो फिर मेडिकल रिपोर्ट में ये बात साबित क्यों नहीं हो जाती। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था। अपनी मम्मी को मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं जब घर से निकलती थी तो अपनी मम्मी से यही कहकर निकलती थी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, और जब से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था मैं टीचिंग पर जा ही नहीं रही थी। मैं अपनी बीमार माँ को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटी, तुम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाओ। मैंने उनसे कहा था कि मेरे साथ पुलिस वालों ने ही तो ये सब कुछ किया है, तो फिर मैं कैसे उन लोगों की कंप्लेंट पुलिस से कर सकती हूँ। लेकिन सुकून तो मुझे भी नहीं मिल रहा था। मैंने अपनी मम्मी को तो समझा दिया था और मैं खुद चोरी चुपके इन लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आ गई थी। अब मेडिकल रिपोर्ट आने से पुलिस वालों को यही लगता था कि मैं इन तीनों पुलिस इंस्पेक्टर पर गलत आरोप लगा रही हूँ। मुझे मजबूरन अपना केस वापस लेना पड़ गया था। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। मैं अपनी किस्मत को रोती रहती थी। मैंने स्कूल में टीचिंग करना भी छोड़ दिया था। पापा को तो हम दोनों माँ बेटी का कोई ख्याल ही नहीं था। वो पूरी तरह से रुचिका आंटी के घर पर ही रहने लगे थे। मुझे तो अब घर से बाहर निकलने पर भी डर लगता था। एक दिन घर के दरवाजे की बेल बजी। मैं बहुत डर गई थी कि ना जाने कौन आया है। मैं खड़ी हुई सोच रही थी कि अगर वही पुलिस इंस्पेक्टर हुए और मुझे यहाँ से ले जाने लगी तो क्या होगा। मैं धीमे धीमे कदमों से चलते हुए दरवाजे की तरफ गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरी जान में जान आई थी, क्योंकि दरवाजे पर सोनू आया था। सोनू कहने लगा कि आंचल दीदी, आप काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो, क्या हुआ है आपको? मैंने सोचा मैं आपसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। आपको पता है आपके बिना मेरे स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता।
उसने जब मुझे इतना परेशान देखा तो वो मेरी परेशान होने की वजह पूछने लगा था। वो बिल्कुल मेरे साथ फ्रेंडली बिहेव करता था, उसका कोई दोस्त नहीं था, वो मुझे ही अपना दोस्त समझता था। सोनू मुझसे बार बार पूछ रहा था कि आंचल दीदी आपको क्या हुआ है, आप इतनी खामोश क्यों हो, आखिर क्या बात हो गई है। फिर मैंने रोते हुए सोनू को सब कुछ सच सच बता दिया था। मैं जानती थी कि सोनू की उम्र अभी कम है और मुझे उसको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन जब सोनू मुझे तसल्ली देने लगा और उसने कहा कि आप फिक्र मत करो, हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, आपने उन लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई। मैंने सोनू से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं खामोश बैठ गई थी। मैं गई थी पुलिस के पास, उन तीनों की शिकायत लेकर दूसरे थाने की पुलिस इंस्पेक्टर के पास, लेकिन जब ये बात जानने के लिए मेरे साथ गलत हुआ है या नहीं, मेरा मेडिकल करवाया गया तो मेरी मेडिकल की रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं आया था। उन लोगों ने उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैं इन पुलिस वालों पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, मैं खुद ही एक घटिया लड़की हूँ। बस इसी मजबूरी में आकर मुझे पीछे हटना पड़ गया था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सोनू कहने लगा, दीदी आपको हार नहीं माननी चाहिए थी, आपको दोबारा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहां जाकर उन तीनों के खिलाफ दोबारा से रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, क्योंकि आपके साथ तो सच में गलत हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है, हो सकता है उन पुलिस वालों ने मेडिकल रिपोर्ट वाले डॉक्टर को रिश्वत दे दी हो, मेडिकल रिपोर्ट बदल दी गई हो। मैंने सोनू से कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं किस तरह से अपना सच साबित करूं। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और सोनू मुझे तसल्ली देने लगा था। उससे बात करने के बाद मेरा मन हल्का हो जाता था क्योंकि मेरी मुलाकात उससे अब काफ़ी दिनों में हुई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अब तो रुचिका आंटी ने हद ही पार कर दी थी। वो हमारे घर पर आ गई थी और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि पापा उन्हें हमारे घर पर ले आए थे और कहने लगे थे कि जितना ये घर तुम लोगों का है उतना ही रुचिका का भी है। मैंने रुचिका से शादी कर ली है। जब ये बात मैंने और मम्मी ने सुनी तो हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। रुचिका आंटी बड़े घमंड के साथ हम लोगों के घर में रहने लगी थी। हम दोनों माँ बेटी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो औरत जिसने मेरे पिता को मुझसे और मेरी माँ से छीन लिया वो हमारे घर में राज करे। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी जब रुचिका आंटी किचन में आ गई और कहने लगी कि मेरे लिए भी चाय बना देना। मुझे उनकी इस बात पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, आप इस घर में आ गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर हुक्म चलाने लगो। वहीं पर रुचिका आंटी ने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। वो मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी थी। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने डंडा उठाकर उनको पीटना शुरू कर दिया। तब पापा ने उनको मुझसे बचाया था। मम्मी भी मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले गई थी। मैंने मम्मी से कहा, आज ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। अगर उस दिन आपने पापा को तलाक देने से इनकार ना किया होता तो इस घर में हम लोग सुकून से रह रहे होते। मैंने कोर्ट के थ्रू पापा को नोटिस भिजवा दिया था ताकि पापा मम्मी को डिवोर्स दे सकें, मगर मम्मी ने पापा से डिवोर्स लेने के लिए साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि वो मेरे पति हैं। अब इतनी उम्र हो जाने के बाद मैं अपने पति से डिवोर्स लेती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। मैंने मम्मी को समझाया था, जब पापा आपके पति और एक जवान बेटी के पिता होते हुए पड़ोस की औरत के साथ अफेयर चला सकते हैं तो आप पापा से डिवोर्स क्यों नहीं ले सकती। मम्मी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी और इसी वजह से आज घर में इतना ज़्यादा हंगामा हुआ था। उसी रात हमारे घर में 2 महिला कांस्टेबल आईं और ज़बरदस्ती मुझे अरेस्ट करके ले गईं। मेरा जुर्म क्या था ये तो मैं जानती ही नहीं थी। अफसोस की बात ये थी कि मेरे पापा खड़े हुए ये सब कुछ तमाशा खामोशी से देखते रहे। उन्होंने मुझे उन लोगों से बचाने की भी कोशिश नहीं की कि जबकि मेरी मम्मी बिलख बिलख कर रो रही थी। मेरी मम्मी की कंडीशन भी ऐसी नहीं थी जो वो मेरे साथ चल सकती थी। वैसे भी वो लोग मुझे ही लेने के लिए आए थे। मेरे साथ उन्होंने उस रात फिर से वही सब कुछ किया था और फिर से मुझे सारी रात इस्तेमाल करने के बाद बुरी हालत में पुलिस स्टेशन से जाने के लिए कहा था। मैं दोबारा से दूसरे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए चली गई थी और उन लोगों को बताया था कि कल रात भी इन लोगों ने मेरे साथ वही सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि तुम बार बार पुलिस वालों पर इल्ज़ाम लगा रही हो, आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है। मैंने कहा था, आपकी पुरानी वाली मेडिकल रिपोर्ट तो झूठी निकली। मैं चाहती हूँ कि दोबारा से मेरा मेडिकल करवाया जाए ताकि अब की बार आप लोगों के सामने सच आ सके, लेकिन इस बार मेडिकल रिपोर्ट गलत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो शक है कि पहले मेडिकल रिपोर्ट आप लोगों को फर्जी दी गई है, मगर मेरी बात पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। मेरा केस इस बार पुलिस स्टेशन में नहीं लिया गया था और उन लोगों ने मुझे वहां से डांट कर भेज दिया था।
कहा था अगर यहाँ से नहीं गई तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, तुम पुलिस वालों पर गलत और झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन मैं अब हार मानने वालों में से नहीं थी। मैंने कह दिया था कि अगर आप लोग मुझे जेल में डालना चाहते हो तो डाल दो, मगर मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोगों को उन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, बल्कि वो लोग मेरे साथ दूसरी बार ऐसा कर चुके हैं। पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे, कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती थी, इसलिए मैंने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया था। मैं जब पुलिस स्टेशन से रोती हुई निकली तो मेरी टक्कर एक बड़ी सी गाड़ी से हो गई थी, क्योंकि मुझे अपना कोई होश ही नहीं था और मैं सड़क पर बेसुध होकर चल रही थी। टक्कर होने की वजह से मैं गिर गई थी। गाड़ी पर जल्दी ही ब्रेक लगा लिया गया था, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। बस मुझे ज़मीन पर गिरने से मामूली सी खरोच आई थी। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अचानक गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर निकला और उसने कहा कि मैडम, आपको कहीं चोट तो नहीं आई है? मैंने कहा, मुझे चोट की परवाह नहीं है। आप तो अगर मुझे अपनी गाड़ी से उड़ा भी देते तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी जान लेने के लिए ही जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर अचानक वो चौंक गया था और कहने लगा, क्या आपको कोई परेशानी है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा, किसी को कुछ भी बताने का फ़ायदा नहीं है। मैं ज़मीन से उठकर खड़ी हो रही थी। अचानक मेरे कदम लड़खड़ा गए और मैं गिर गई। उस आदमी ने मुझे संभाल लिया और वो कहने लगा कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मैं बहुत रो रही थी। तब उस आदमी ने कहा कि आप ज़रूर बहुत परेशान हो, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं एक CBI पुलिस ऑफिसर हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कान अचानक खड़े हो गए थे। मैंने सोचा, अगर मैं इस आदमी को अपनी परेशानी बता दूं तो शायद ये मेरी मदद कर सकता है। मैंने इस आदमी को अपनी सारी परेशानी के बारे में बता दिया था और मैंने कहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए। क्या CBI मुझे इंसाफ दिलवा सकती है? वो CBI ऑफिसर मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया था और वहाँ ले जाने के बाद उसने मेरा सामना कुछ महिला ऑफिसर से करवाया और कहा था कि आप इनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। मुझे उम्मीद थी कि ये इंसान मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि ये एक ईमानदार इंसान लग रहा था। मैंने उन दोनों महिला ऑफिसर्स को अपने साथ हुई एक एक हरकत के बारे में बता दिया था। महिला ऑफिसर मेरी सारी बात सुनने के बाद मुझसे मेरे घर का एड्रेस पूछने लगी थी। उन लोगों ने कहा था कि आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, हम आपकी मेडिकल रिपोर्ट करवाते हैं। उन लोगों ने भी मेरी मेडिकल रिपोर्ट करवाई थी, मगर अजीब बात ये थी कि इस मेडिकल रिपोर्ट में भी वही आया था जो पिछली रिपोर्ट में आ चुका था। मगर मैं बार बार रो रो कर यही कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार किया गया है, मैं गलत नहीं हूँ। पुलिस ने मुझे अपने पास कस्टडी में रख लिया था और उन्होंने अपने तरीके से इस केस को हैंडल किया था। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो लोग मेरी इस तरह से भी मदद कर सकते हैं, मगर फिर कहते हैं ना कि भगवान सब्र करने वालों के साथ होता है। सच कभी छुपा नहीं रह जाता और फिर 1 महीना ये केस चलने के बाद मेरे मुजरिमों को सज़ा मिल गई थी। CBI ने मेरे बयान पर उन तीनों पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया था और उनका भी मेडिकल करवाया गया था। उस रात मैंने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े मुझसे मंगवाए गए थे। मेरे घर वालों को भी उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया था और उनसे भी पूछताछ की गई थी। जिन तीनों पुलिस वालों के खिलाफ मैंने CBI में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए गए थे और उनकी फ़ोन लोकेशन भी। इस सब से तो उन्हें कुछ नहीं मिला था, लेकिन जब मेरे कपड़ों की जांच की गई तो मेरे उन कपड़ों पर उन तीनों में से एक पुलिस इंस्पेक्टर के स्पर्म के क्लू मेरे दुपट्टे से मिले थे, क्योंकि उस रात मैं ज़मीन पर अपना दुपट्टा बिछाकर लेट गई थी और उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम करने से पहले इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखा, जिसकी वजह से मेडिकल रिपोर्ट में ये बात साबित नहीं हो रही थी कि मेरे साथ गलत काम किया गया है और उसकी परफ्यूम की खुशबू मेरे कपड़ों में अभी तक बसी हुई थी। लेकिन शायद उस दिन मेडिकल के दौरान उन लोगों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरे कपड़ों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ मेरी जांच की थी। एक पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के बाद उसने बाकी दोनों पुलिस ऑफिसर का भी नाम उगल दिया था। सवाल ये था कि उन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया था, तो पुलिस ने उन लोगों से अपने तरीके से ये बात भी उगलवा ली थी। जब उनकी खूब पिटाई की गई तो उन्होंने ये सब किसके कहने पर किया था उसका भी नाम ले दिया था।
उन तीनों पुलिस ऑफिसर ने ये सब कुछ किसी और के कहने पर नहीं बल्कि मेरे पिता और रुचिका के कहने पर किया था। मैंने जब रुचिका पर हाथ उठाया था तो रुचिका को बहुत गुस्सा आया था और उसने पापा से कहा था कि तुम्हारी बेटी का कुछ ना कुछ तो करना होगा। पापा ने कहा था, हाँ मैं भी अपनी बेटी से बहुत तंग आ गया हूँ। रुचिका एक ऐसी औरत थी जो पहले कभी एक बाजारू औरत कहलाई जाती थी। वही पुलिस ऑफिसर उसके भी कांटेक्ट में थे, इसलिए उसने मुझे मज़ा चखाने के लिए उन तीनों पुलिस ऑफिसर से ये सब कुछ करने के लिए कहा था। और वो ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मैंने उन तीनों की पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दी तो पुलिस ज़रूर मुझसे सबूत मांगेगी, जबकि मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। हाँ, उन लोगों के कहने पर पुलिस मेरा मेडिकल ज़रूर करवा सकती है और ऐसा ही हुआ था। मेडिकल करवाने पर भी मुझे न्याय नहीं मिल सका था। मुझे शर्म आती है अपने पिता पर जिसने अपनी ही बेटी के साथ ये सब कुछ किया। जो पुलिस इंस्पेक्टर और लेडी कांस्टेबल मुझे घर से ले गई थी, पुलिस स्टेशन जाने के बाद लेडी कांस्टेबल को उसके घर भेज दिया गया था और उसके बाद पहले वाले पुलिस इंस्पेक्टर ने बाकी 2 पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन करके पुलिस स्टेशन बुला लिया था और उनसे मेरे साथ गलत काम करने के पैसे भी वसूल लिए थे। लेडी कांस्टेबल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये लोग मुझे किस गंदे काम के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। जब लेडी कांस्टेबल से बात की गई तो उसने ये ज़रूर बताया था कि उसने मुझे मेरे घर से उठाया था और दूसरी बार भी वो मुझे मेरे घर से ले गई थी, लेकिन उसे उसके सीनियर ऑफिसर्स ने रिश्वतखोरी वाला ही केस बताकर मुझे मेरे घर से बुला लिया था और पुलिस स्टेशन पहुंचते ही लेडी कांस्टेबल को उसके घर भेज दिया गया था। उसके बाद वो कुछ नहीं जानती थी कि मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया है। मैं सीबीआई पुलिस की आज भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद की। लड़कियों को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, उन्हें डटकर अपने इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। अगर उस दिन मैं सीबीआई पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से न टकराती तो शायद मुझे आज इंसाफ ना मिल पाता। मेरे पापा और रुचिका आंटी को अरेस्ट कर लिया गया था जिन्होंने सिर्फ मुझे मज़ा चखाने के लिए मेरे साथ ये सब कुछ किया था। जब ये बात मेरी मम्मी को पता चली तो मेरी मम्मी फूट फूट कर रोई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे इस आदमी को पहले ही छोड़ देना चाहिए था। मैं नहीं जानती थी कि आदमी दूसरी औरत के कहने में आकर इस हद तक भी गिर सकता है कि अपनी बेटी को ही पुलिस वालों की हवस का निशाना बना दे। पुलिस ने रुचिका आंटी और पापा को अरेस्ट कर लिया था और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई थी। इंसाफ मिलने के बाद मैं बहुत खुश थी और आज मैं इस दुनिया में सर उठाकर जी रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा इंसाफ मिल चुका है। लेकिन सावधान करना चाहती हूँ उन बेटियों को जो ऐसे घिनौने लोगों का शिकार बन जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।